नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अक्टूबर 2023 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। जी हां, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया कि अगर अपोजिट पार्टी प्रतिकूल कब्जे के तहत संपत्ति पर दावा कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में जो संपत्ति का असल मालिक है उसको संपत्ति पर अपना मालिकाना हक साबित करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब दोस्तों, केवल इतनी स्टेटमेंट सुनकर हो सकता है आप वीडियो के अंदर कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि केवल इस स्टेटमेंट से पता लगाना कि यह जजमेंट किसके पक्ष में आई है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर आप केवल इतना समझ सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो संपत्ति के असल मालिक होते हैं, जो कब्जाधारी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अब वो आखिरकार क्या हुआ है, केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये सारी चीज मैं वीडियो में आगे विस्तार में आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। बस इतना समझ लें कि अगर आपके साथ भी कोई प्रतिकूल कब्जे का दावा चल रहा है तो बस आपको अपनी संपत्ति पर कब्जे पर ध्यान देने की जरूरत है। मालिकाना हक साबित करना अब आपको कोर्ट के सामने नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, या फिर अगर आप सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखते हैं तो जो संपत्ति के असल मालिक होते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने उनकी संपत्ति पर कब्जा जमा कर रखा है तो उनको 12 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है कि इन 12 सालों के भीतर वह संपत्ति पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए कब्जाधारी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले ले। अब दोस्तों, कई बार यह देखने को मिलता है कि वो समय सीमा पूरी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो संपत्ति के असल मालिक होते हैं वो कोर्ट के अंदर जाकर अपना केस दाखिल करते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन सूट या फिर परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन का। अब कई बार गलत तरीके से केस फाइल करने की वजह से उनका केस सीधा डिसमिस हो जाता है और बिना लड़े ही कब्जाधारी की वहां पर जीत हो जाती है। अब दोस्तों, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा? यह चीज जानने के लिए मैं आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं साल 2023 अक्टूबर मंथ की, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर जो संपत्ति के असल मालिक है उनको किस बिहाफ से केस डालना चाहिए कब्जाधारी के खिलाफ, वो चीज वहां पर निर्धारित की गई थी। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर कर देता हूं, इसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करेंगे और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या निर्धारित किया, यह चीज यहां पर आपको क्लियर करके दी जाएगी। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, जजमेंट का केस टाइटल है हमारा श्री के एम कृष्णा रेड्डी, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्री विनोद रेड्डी एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर देखिएगा 4471 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है 6 अक्टूबर साल 2023, यानी कि बिल्कुल इसी मंथ की लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहां से बड़ी ध्यान से आप लोगों को वीडियो देखनी होगी। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ की तरफ से कोर्ट में एक सूट दाखिल किया गया। प्लेंटिफ का कहना है कि उनका और उनके भाई का संपत्ति में विभाजन हो गया था, जिसके बाद से वह इस संपत्ति में लगातार 1978 के बाद से कब्जे में है और अब एक थर्ड पार्टी आकर उनको फोर्सफुली कब्जे से बाहर करना चाहती है। तो प्लेंटिफ ने यहां पर परमानेंट इंजंक्शन की कोर्ट से रिलीफ मांगा और यह कहा कि कोई भी अदर पर्सन अब मुझे प्रॉपर्टी से बाहर नहीं कर सकता। नाउ दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर जो डिफेंडेंट थे उन्होंने एडवर्स पोजेशन का यहां पर रेफरेंस दिया। उनका कहना है कि मैं और इससे पहले जो हमारे पिताजी या उनके पूर्वज थे वो इस संपत्ति पर काबिज है,
तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हम प्रतिकूल कब्जे के तहत संपत्ति का मालिकाना हक यहां पर रखते हैं। नाउ दोस्तों देखने वाली बात क्या है कि प्लेंटिफ भी कह रहा है उसका 1978 के बाद से कब्जा है और डिफेंडेंट भी प्रतिकूल कब्जे के तहत संपत्ति पर अपना कब्जा दिखा रहा है। नाउ इसी बीच प्लेंटिफ ने जिसने ये दावा किया है, जो ये कहता है कि मैं संपत्ति का असल मालिक हूं, उसने कोर्ट में 617 की एप्लीकेशन लगाई जिसे हम अमेंड कहते हैं कि अपने केस में कुछ चीजें और जोड़ी जा रही है। अमेंड के अंदर उन्होंने कहा कि यह केस मैं परमानेंट इंजंक्शन की बजाय सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजेशन के अंदर ले जाना चाहता हूं, यानी कि अपना मालिकाना हक साबित करना चाहता हूं और कब्जा वहां पर पाना चाहता हूं। अब दोस्तों जब ये केस वहां पर डाला जा रहा था तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी इन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बिहाफ से डिफेंडेंट ने भी यहां पर एक काउंटर क्लेम फाइल कर दिया और यह चीज कही कि अगर हम कोज ऑफ एक्शन देखें और उसके बाद इस अमेंडमेंट को देखें तो जो लिमिटेशन टाइम था यहां पर वो चीज अब समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ को अलाउड नहीं करना चाहिए कि वो प्रेजेंट केस को अमेंड करे। नाउ यहां पर जब डिफेंडेंट की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई, काउंटर क्लेम किया गया, तो प्लेंटिफ के उस सूट को ही डिसमिस कर दिया, यानी कि कोर्ट ने यही पाया कि हां लिमिटेशन टाइम से बाहर हो चुका है और अब प्लेंटिफ को अलाउड नहीं किया चाहिए काउंटर क्लेम करना यहां पर। नाउ प्लेंटिफ यहां पर ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जाता है, यानी कि अपीलियंट कोर्ट के सामने जाता है। अपीलियंट कोर्ट ने यह कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने सूट को डिसमिस किया था उसको असाइड करते हुए उस केस को एक्सेप्ट कर लिया और यही चीज पाई कि हां आज भी प्लेंटिफ को यह अधिकार मिलता है कि वो यहां पर डिक्लेरेशन सूट को फाइल कर सकता है। नाउ दोस्तों इस फैसले को आने के बाद जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट था वो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन आए कि क्या प्रेजेंट केस में लिमिटेशन टाइम बाढ़ होने के बावजूद जो अपीलियंट ने अपीलियंट कोर्ट के सामने अपील की उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए जो ट्रायल कोर्ट ने यहां पर इस चीज को रिजेक्ट किया था सूट को और अपीलियंट कोर्ट ने उसको असाइड कर दिया, क्या यह चीज यहां पर रीजनेबल बनती है? अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या करा, जो अपीलियंट कोर्ट ने यहां पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा था, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला सटीक ठहरा दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि अगर लिमिटेशन टाइम देखा जाए तो प्लेंटिफ का तो लिमिटेशन टाइम बाढ़ हो चुका है, तो अब वो इस सूट की सुनवाई योग्य नहीं रहा। अब दोस्तों हाई कोर्ट के इस फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले यही क्वेश्चन आया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सेलेक्ट किए, पहला कि क्या यह सूट टाइम बार्ड है, दूसरा क्या फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस सही थे जिसके बिहाफ से अपीलियंट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल दिया, क्या ये दोनों क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां पर बनते हैं? इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि जब टाइटल को लेकर ही कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि जो प्लेंटिफ है वो कह रहा है मैं ओनर हूं और जो वहां पर डिफेंडेंट है वो कह रहा है प्रतिकूल कब्जे के तहत मैं ओनर हूं, ऐसी कंडीशन में टाइटल साफ क्लियर है कि वो तो प्लेंटिफ के नाम पर बोल रहा है, दूसरी पार्टी तो कब्जे के तहत ओनर बता रही है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी प्लेंटिफ को अपना मालिकाना हक पहले साबित करना होगा, उसके बाद ही क्या वो यहां पर परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकता है? अब देखिए दोस्तों यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस दिया। पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको वो जजमेंट क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि यहां पर फैसले के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, जजमेंट का नाम था हमारा अंथुला सुधाकर वर्सेस पी बिचुरेडी डिकीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, साल 2008 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर देखिए 4SC594। देखिए यहां पर यही किया गया था कि अगर यहां पर परपिचुअल इंजंक्शन यानी कि परमानेंट इंजंक्शन का केस है और जो डिफेंडेंट है यानी कि अपोजिट पार्टी अपना केस एडवर्स पोजेशन के तहत दिखा रही है, तो यहां पर ये नहीं हम कह सकते कि जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो डिस्प्यूटेड है, यानी कि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर विवाद है। तो ऐसी कंडीशन में पहले मालिकाना हक साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा परमानेंट स्टे की मांग वहां पर कोर्ट से की जा सकती है। यानी कि इस रेलेवेंट जजमेंट में यह कहा कि पहले डिक्लेरेशन सूट डालना अनिवार्य नहीं है अगर टाइटल वहां पर डिस्प्यूटेड नहीं है, सीधा परमानेंट इंजंक्शन की रिलीफ प्लेंटिफ वहां पर मांग सकता है। यह चीज इस रेलेवेंट जजमेंट में साफ निर्धारित कर दी गई थी दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हाई कोर्ट ने केवल एक पॉइंट पर ध्यान दिया कि यह सूट टाइम बार्ड हो चुका है क्योंकि कोज ऑफ एक्शन और अमेंडमेंट के बीच टाइम लिमिटेशन बार्ड हो चुकी थी। पर जो दूसरा क्वेश्चन हाई कोर्ट ने चूज किया था, जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस देखकर यह पाया गया था कि क्या अपीलियंट कोर्ट ने इसे रिजेक्ट करके सही किया गलत, यह चीज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनती।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 सबसेक्शन 5 ऑफ सीपीसी। और ऐसी कंडीशन में इस सूट को दोबारा से सेकंड अपीलिएंट कोर्ट के सामने यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने भेज दिया गया और इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया और यह कहा गया कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दोबारा से वहां पर डिसाइड होना चाहिए। अब दोस्तों सरल भाषा में समझे कि आज की रेलिवेंट जजमेंट आपके क्या हेल्प आने वाली है। देखिएगा, अगर आपके खिलाफ भी किसी ने प्रतिकूल कब्जे का दावा किया है या फिर आपकी संपत्ति पर कब्जा है, आप जाकर वहां पर अपना कब्जा वापस पाना चाहते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि आप पहले डिक्लेरेशन सूट डालें। अगर अपोजिट पार्टी केवल कब्जा करके बैठी हुई है तो आप केवल परपेचुअल इंजंक्शन की भी मांग कर सकते हैं। इससे आपकी कोर्ट फीस काफी ज्यादा बचेगी, क्योंकि डिक्लेरेशन सूट में अकॉर्डिंग टू द परपेचुअल इंजंक्शन कोर्ट फीस ज्यादा लगती है। तो जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है उनको यहां पर इस चीज से बेनिफिट मिलेगा। या फिर अगर अपोजिट पार्टी आपका केस डिसमिस कराने की कोशिश कर रही है यह पॉइंट बनाकर कि आपने पहले डिक्लेरेशन सूट नहीं डाला, सीधा परपेचुअल इंजंक्शन मांग लिया, तो यह चीज भी वहां पर काफी ज्यादा आपके हेल्प आने वाली। तो सरल भाषा में समझे, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है, कोई डिक्लेरेशन टाइटल सूट डालने की अनिवार्यता नहीं है, केवल कोर्ट से जाकर परमानेंट स्टे की मांग करें और कब्जाधारी को लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली तरीके से प्रॉपर्टी में घुसने के लिए आप रोक सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।